मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है ना, ये बड़े पोलाइट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, इसलिए इनकी जगह मैं बात कर देता हूं। सबसे पहले तो इफ्तिखार चौधरी उनको अरेस्ट करना चाहिए कि उनकी वजह से नेशनल एक्सचेकर को इतने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। वही थे जिन्होंने इसको मुशर्रफ के टाइम पे इसको रोका था और बड़ी उन्होंने बातें की थी। अच्छा देखिए, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बिलावल साहब ये कह तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ जरा सी हट के, कि मैंने पीआईए को बड़ा स्टडी किया। पीआईए के अंदर 16,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, जबकि टोटल कैपेसिटी 3,500 की है, और मैक्सिमम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में उनको डाला गया, सिफारशी बुनियादों पर डाला गया, पॉलिटिकल बुनियादों पर डाला गया, फिर पीएमएलएन के टाइम पे भी डाला गया। अब वो कैसे एयरलाइन टर्न अराउंड करे जब तक उसकी जो मौजूदा इंतजामिया है उन लोगों को या तो निकाले ना और फिर उसको एक नए सिरे से ना चलाए। स्टील मिल जो है आपका वो घर है जिसके फर्श उखड़े हुए, छतों में सुराख है, दीवारें टूटी हुई हैं, वायरिंग जली हुई है, प्लम्बिंग फटी हुई है, और कोई उसके करीब भी नहीं आना चाहता। अब आप कह रहे हैं कि जी इसको चलाना है, और उसको चलाने के लिए उससे दुगना खर्चा जो है उस पर लगाना पड़ेगा। 3 स्टील मिल्स आप और बना सकते हैं। आप 9,000 को छोड़ें, आप 27,000 लोगों की जॉब्स हो सकती हैं। जो बनाए वो उसको ये लोग चाहिए होंगे ना, कोरिया से तो नहीं लाएगा वो, कोई सिंगापुर से तो नहीं आएगी लेबर यहाँ पे। तो ये ऐसा दाम है। मेरा तो पीटीआई की हुकूमत से इसको बेचना चाहिए था फौरी तौर पे। और बात यह है कि आपने जो इतने कर्जे लिए हैं $85 बिलियन के, जो पिछली हुकूमत तक थे, उनको उतारना भी तो है ना यार। तो आप अपनी सिल्वर वेयर या ब्रास वेयर या कोई वेयर आप बेचेंगे तो उतारेंगे ना। आपकी कौन सी वो सोने के कुएं निकल आए हैं या तेल के कुएं निकल आए हैं। देखें, इमरान खान को आप ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सब एनालिस्ट है। मुझे आप एक बात बताएं ना कि जब भी हमने पिछली हुकूमतों से सवाल मांगा है कि हमें बताएं डीजीपीआर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, पीआईडी कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, हमें कभी कोई फिगर मिले, तो हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो फर्ज होती हैं। अब उसके ऊपर अगर मैं आपको आज कहूं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए जो इलेक्टोरल रेटोरिक है उसको और गवर्नेंस को मैच करना चाहिए। हुकूमत को प्लीज चल भी दें, हर चल रही है, हर इनकी जो डिसीजन है उसके ऊपर मैं और आप बैठ जाते हैं रात को किताबें खोल के। मेरा मतलब है ये हुक्मरानी करनी है इन लोगों ने, ये यहाँ पे अपना जो है सिर्फ थोड़ी सी यानी परसेंटेज है। तो बात यह है कि आपका रेगुलेटर जो है ना वो नहीं है। आपको पूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी को सही करना है और सिविल एविएशन के अंदर से लोगों को आपको ऊपर लेके आना है और इसको इंटरनेशनल बुनियाद 83 क्रैशेस क्या कह रहे हैं आप? 83 क्रैशेस कौन से? आपके सिविलियन एंड मिलिट्री सारे मिलाकर डॉक्टर साहब जरा हिसाब तो लगाए ना। अपना कोई क्रैश तो क्रैश होता है ना, वो चाहे अपना एक सेस्ना क्रैश हो, चाहे एक फाइटर प्लेन क्रैश हो, चाहे मशाक हो, चाहे कोई एयरबस क्रैश हो। देखे ना, मैं ऑफ हैंड आपको ये फिगर दे रहा हूँ रफली, तो आई थिंक आई एम राइट। तो बात यह है कि आप जब सारों को लेते हैं दैट मींस देयर इज अ सीरियस फ्लॉ इन योर सिविल एविएशन। कितने टाइम पीरियड में कह रहे हैं कि 83 क्रैशेस हुए? 70 साल में यार, 70 साल। कितने बरसों में? 70 साल में आपके ना, 70 साल में 83 क्रैशेस हुए जी। देखिए, और ये कोई बात, ये अचंभे की बात मैं आपको नहीं बता रहा। आप ये देखें कि आपकी अभी तक कोई क्रैश की रिपोर्ट ही सामने नहीं आती। अच्छा, जो भी क्रैश होता है हम पायलट पर डालते, मैं इसमें तो पायलट की गलती थी एयरबस के क्रैश में, लेकिन उसको रेटिफिकेशन किसने की, उसको पायलट बन के चलने किसने दिया, वो तो सारा सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। और कैसे जो है वो बचाया जाता है लोगों को गलत चीजों के ऊपर। हॉट एंड हाई तो 4 साल में 4 दफा हो चुका है जो ये एयरक्राफ्ट के साथ था। तो बाकी 3 पायलट्स के साथ क्या हुआ या बाकी 3 को पायलट्स के साथ क्या हुआ? देखिए, सिविल एविएशन आपकी बिल्कुल सो रही है, अकरा परवरी पे चल रही है, इनकॉम्पिटेंस पे चल रही है, और ये ऐसे नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है यार। हजवेरी आपकी पहली प्राइवेट एयरलाइन थी, तब से अभी तक देख लें आपके मुल्क में कोई प्राइवेट एयरलाइन ही नहीं चल सकती। यानी कमाल की बात नहीं, आपके मुल्क में पीआईए नहीं चल सक रही है। आपका कोई एयरपोर्ट इस काबिल नहीं है कि आप किसी के साथ वहां चले जाएं या उसको लेके आए। आपका कोई एयरपोर्ट फैसिलिटी ऐसी नहीं है, आपकी कोई एविएशन फैसिलिटीज ऐसी नहीं है। ये क्रैश लैंडिंग हो रही थी, मे डे की कॉल हो गई थी, मुझे बताएं एयरपोर्ट पे क्या इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जिसको मे डे की कॉल को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, और 11 दिन सिविल एविएशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिविल एविएशन का कोई रेस्क्यू के लिए बंदा नहीं गया, सिविल एविएशन का कोई वहां पानी पिलाने के लिए नहीं गया, जख्मियों को या मरने वालों को आइडेंटिफाई करने नहीं गया। यार खुदा के लिए, और इनका काम क्या है?
बात यह है आपके मुल्क में जो इदारे हैं ना, इसमें इतनी काली बेड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप आज चैनल 92 पाकिस्तान का सबसे अच्छा और ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। आप इसको जरा सरकारी तहवील में दें या 18 यूनियंस बनवाएं। कल 3 महीने के अंदर अगर ये रेडियो पाकिस्तान ना बन जाए तो जो चोर की सजा वो मुझे दे दो। देखिए, पीटीआई की हुकूमत को ऑब्वियसली परफॉर्म तो करना पड़ेगा अगर उन्होंने अगले इलेक्शन में कोई अच्छी कामयाबी लेनी है। लेकिन एक बात याद रखें कि पीटीआई का जितना सपोर्टर अभी तक किस पे परफॉर्म कर सके, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई जो है ना, इन ऑप्टिक्स पे जरूर परफॉर्म कर रही है कि इमरान खान करप्शन फ्री हैं और इमरान खान को काम नहीं करने दे रहे बहुत सी ताकतें और बहुत सी ऑपोजिशन जो है। इस पे लोग बड़े क्लियर हैं। अब देखें, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप ये देखें कि पीटीआई का जो असल मंत्र है ना, वो अकाउंटेबिलिटी है। पीटीआई का कोई भी सपोर्टर जो है ना, वो कहता है डॉलर 500 रुपए का हो जाए, पेट्रोल करोड़ रुपए का हो जाए, अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़नी, एहतसाब नहीं छोड़ना, हम ये कुर्बानी दे देंगे, ये कुर्बानी दे देंगे। आप अभी तक देखें कोरोना की हैंडलिंग के ऊपर या मिस हैंडलिंग के ऊपर जो भी है, कोई जो है अवाम जो है पीटीआई के खिलाफ नहीं निकल रही, डिस्पाइट सूबों ने बड़ी बड़ी बातें की, सिंध के सूबे ने की और सब ने की। एक बात याद रखें डॉक्टर साहब, लोगों को भी कुछ बात का पता है। अब देखें, आपने भी खुदा को जान देनी है, मैंने भी देनी है, गिल साहब ने भी देनी है। मियाँ साहब ने इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कुरान पे हाथ रख के ये कहा था ना कि मुझे नहीं पता एवन फील्ड किसकी अपार्टमेंट्स हैं, खुद उस एवन फील्ड में रह रही हैं। देखे ना, अब अपने आप को तो जमीर तो बोलता होगा ना कुछ, यानी वो यही कहते थे ना कि 5 दिन हम मंडे तक जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकते। वो कॉफी शॉप्स में फिर रहे हैं, वो सेल्फ फ्रिजेस में फिर रहे हैं, वो हर जगह फिर रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है वहां पे उनकी। तो लोगों को नहीं नजर आ, बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप अपना वो जो प्लीड कर रहे हैं बेसिकली। अब शहबाज शरीफ साहब 69 साल की उम्र, उन्होंने कहा और मैं कैंसर का मरीज हूँ, कैंसर का मरीज हूँ। यार वो मर्ज आपको, आप इलाज किधर करवा रहे हैं उस कैंसर का? मुझे तो कैंसर से एतबार उठता जा रहा है ऑनेस्टली। शहबाज गिल साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिस्कशन। ये सही है कि आपसे पिछली जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमतें गुजरी हैं उन पे करप्शन के बड़े सीरियस और संगीन इल्ज़ामात हैं और पीटीआई के अहदेदारों पर इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं हैं। लेकिन अब 2 साल हो गए इस करप्शन की कहानी को, ज़ाहिर है इसकी एक शेल्फ लाइफ होगी। लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आपकी हुकूमत की डिलीवरी किस इशू में है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी डिलीवरी को दिखा के आप आवाम से अपनी कार्रवाई का सिला जो है वो मांगेंगे या आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ सकेंगे। और जो करप्शन में भी है वहाँ आप कह तो रहे, लेकिन कोई मंतकी इंजाम तक तो उन केसेस को भी आप ले जा नहीं सके। नवाज शरीफ साहब बाहर जाके बैठ गए हैं, खुद अब आपके मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है, यहाँ जाली रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, हर दिन टीवी पे यही डिस्कशन हो रही है। तो शहबाज गिल साहब, क्या होगी आपकी गवर्नमेंट की लेगेसी? मैं बताता हूँ मोहित, मुझे बेशक 1 मिनट दीजिएगा, आधा इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं क्योंकि ये टेलीफोन पे फिर इंटरप्शन पे आगे पीछे हो जाता है। मैं आपको 3, 4, 5 बातें बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के कौन सी चीज़ें जो हम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम, हमने पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा उनके हाथ में दिया जो उनका हक बनता था, हमारे दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। पूरी दुनिया तो करती है, लेकिन हमारे सियासी दुश्मन भी यहाँ उसकी तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें हमारा कोई एमएनए, कोई एमपीए इन्वॉल्व नहीं, ना कोई उसमें अपना नाम लिखवा सकता है किसी का, ना पहले की तरह जैसे 8.5 लाख लोग पीपल्स पार्टी ने जाली तरीके से भर्ती किए हुए थे उसमें, जिसमें ग्रेड 21 तक के ऑफिसर थे जो बेवाओं का, मस्कीनों का पैसा ले रहे थे। पहली बात ये हो गई कि हमारा एक ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम जिसमें हम गरीब तक, जो हर रियासत में होता है, आपको पता अमेरिका में फूड स्टैम्प्स होते हैं, अब यूके में रहे वहां पे भी हर सोसाइटी में 15-20% ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, नो मैटर वो कितनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री क्यों ना हो। ये हमारा पहला प्रोग्राम हुआ। उसके साथ ही अभी कोरोना था तो हमने बेरोजगार और दूसरे बिजली के बिल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोगों को मिला के ये तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख घरानों को हम डायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर मोहित फॉर इनवाइटिंग मी। शहबाज साहब, कुछ तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, लेकिन इस रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई?
जी डॉक्टर मोहित देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट द नेम ऑल्सो, इट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, आपने अगर देखा हो पाकिस्तान की जो एपी कर्व है या जो ग्रोथ, हाँ जी, जो ग्रोथ है पेंडेमिक की पाकिस्तान में, वी आर ट्रेलिंग बिहाइंड ये द वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए फॉर दैट मैटर और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने आज से कुछ 1.5 महीना पहले जब सिचुएशन देखी दुनिया के डिफरेंट ममालिक में कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त, जब उनका कर्व बड़ा राइजिंग ट्रेंड पे था, तो देखा ये गया कि एट द 11th आवर जब पेशेंट्स को बेड्स की और वेंट्स की ज़रूरत थी, उन लोगों के पास कोई ऐसा रोबस्ट सिस्टम नहीं था कि इमीडिएटली हेल्थ रिस्पॉन्डर्स को, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को इस किस्म की इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल हो।